दोस्तों रिसेंटली राजेश एक्सपोर्ट्स हेडलाइंस में आया क्योंकि सेबी ने कंपनी और प्रमोटर्स के खिलाफ एक इंटरिम ऑर्डर पास किया। सेबी ने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं। क्या एलिगेशंस हैं एंड एज अ राजेश एक्सपोर्ट्स स्टॉक इन्वेस्टर मुझे क्या इन्वेस्टमेंट सीख मिली है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से, डिटेल में जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो राजेश एक्सपोर्ट्स में मेरा भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। सो सेबी ने कुछ एलिगेशंस लगाए अराउंड इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यूज एंड जो इनके फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स होते हैं। उन्होंने कहा है कि इन दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं। अब यहाँ पे एलिगेशंस हैं एंड कंपनी ने एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरी पोर्टफोलियो में ये कितने रुपए की बाइंग प्राइस पे स्टैंड करता है। तो मैं आपको बीच बीच में मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, खासतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको दिखाता रहता हूँ और उनके इन्वेस्टमेंट के पीछे के ओवरऑल थॉट प्रोसेस मैं आपको सिखाता रहता हूँ। तो यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट्स करीब करीब 298 रुपये 65 पैसे के आसपास का एवरेज बाइंग प्राइस है। अब करंट प्राइस क्या है वो तो मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, बट जो अनरियलाइज प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिख रहा है करीब करीब 67% के आसपास है। अब अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते होंगे तो आपको मालूम होगा कि मेरी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट थ्योरी क्या कहती है। आगे आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा कि ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पे मैसिव लॉसेस दिख रहे होते हैं मैं कैसे पोर्टफोलियो एलोकेट करता हूँ, ठीक है। चलिए, जहां तक रही बात एलिगेशंस की, तो राजेश एक्सपोर्ट्स पिछले 1-2 दिन में कई बार इन्होंने प्रेस रिपोर्ट जारी किया, कई बार सर्कुलर्स जारी किए, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो इंटरिम ऑर्डर है सेबी का उसमें कंक्लूसिव एडवर्स फाइंडिंग्स नहीं हुई हैं एंड मीडिया में कुछ र्यूमर्स भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राजेश एक्सपोर्ट्स को क्लैरिफिकेशंस देना पड़ रहा है। 25 मार्च 2025 को भी यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशंस देने पड़े थे, 3 मार्च 2025 को, फिर 2024 में, 2022 में, यहाँ पे 18 जनवरी 2022 में। सो कई तरह के क्लैरिफिकेशंस। इनफैक्ट होता क्या है कि ना सिर्फ राजेश एक्सपोर्ट्स बल्कि कई सारी कंपनियाँ होती हैं जिस पे कि सेबी बीच बीच में टाइम टू टाइम वो कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगती रहती है और वो क्लैरिफिकेशंस देते रहते हैं, ठीक है। एलिगेशन और स्कैम के बीच में डिफरेंस है जो कि हमें समझना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। एलिगेशंस लगते हैं, अगर वो प्रूव होते हैं तो वो अलग लेवल पे बातें चली जाती है, फिर हर्षद मेहता वाली जैसी स्टोरीज निकल आती हैं, फिर सत्यम जैसी स्टोरीज निकल आती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि राजेश एक्सपोर्ट्स जैसे स्टॉक्स अगर हमारी पोर्टफोलियो में निकल जाएं तो ऐसे स्टॉक्स के लिए, ऐसे दिन देखने के लिए हमें अपनी पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए, कैसे प्रोटेक्शन शील्ड देनी चाहिए अपनी पोर्टफोलियो को ओवरऑल। तो अगर आप हमारी वीडियोस फॉलो करते हैं तो उसमें मैं आपको बताता रहता हूँ कि मेरी पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं जहाँ भी मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, मैंने सिंपल सी पीटर लिंच वाली थ्योरी अप्लाई कर रखी है, यानी कि उतना इन्वेस्टमेंट किया है जितना कि अगर जीरो हो जाए, क्योंकि डाउन साइड पोटेंशियल क्या है किसी भी इन्वेस्टमेंट, वो जीरो है, राइट। उतना अगर मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जीरो हो भी जाए कंपनियों में तो मेरी लाइफ एंड मेरी ओवरऑल लाइफस्टाइल पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए और ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि राजेश एक्सपोर्ट्स पे पहली बार ऐसा हुआ कि 67% का नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहा है। अगर आप हमारी वीडियोस फॉलो करते हैं तो फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड 95% से ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स हैं। वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां जहाँ पे 5,000 10,000% भी रिटर्न्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाउन साइड किसी भी स्टॉक में डाउन साइड क्या है, डाउन साइड जीरो है, यानी कि जीरो तक जा सकता है। लेकिन अब साइड पोटेंशियल क्या है, यूनिवर्स है, कहीं पर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा इस थ्योरी को मैं अप्लाई करता हूँ और इसी थ्योरी पे बेस्ड राजेश एक्सपोर्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट किया गया था। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर करीब करीब 2022-23 में पहला इन्वेस्टमेंट हुआ था एंड उसके बाद एवरेज किया गया था, लेकिन एक समय पर डाटा देखते हुए, फंडामेंटल्स देखते हुए इस स्टॉक को छोड़ दिया गया था। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मेरी डिक्शनरी में कोई स्टॉप लॉस जैसा वर्ड नहीं है, मैं स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाता हूँ। आपको मैंने बता रखा है कि मैं पहले एक बार मैंने स्टॉप लॉस लगाया था एक पर्टिकुलर कंपनी में, ग्रेफाइट इंडिया थी या कुछ इसी टाइप की कंपनी थी। मैंने 10-15 रुपए का टाइट स्टॉप लॉस लगाया था और स्टॉप लॉस गया, मैंने सेल किया, उसके बाद से वो प्राइस कभी देखा ही नहीं। तो
इन्वेस्टमेंट जब आप करते राइट तो आपको बहुत अच्छी सीख मिलती रहती है, और सीख मिलने के साथ ही साथ एक्सपीरियंस जब आपका बढ़ता जाता है तब वहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आती है कि भाई इस सर्टेन कंपनी में जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उसको मैं छोड़ूं, एवरेज करूं या और ऐड करूं। तो ये सब बातें एज एन इन्वेस्टर हमें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप सिंपल सा ध्यान दीजिए, तो ऐसा नहीं कि ये 2023 से गिरने लगा है, 2015-16 के बाद से ही ये जो स्टॉक है एक तरह से एक साइकिल में चला गया था और लंबे समय तक साइकिल में था। अब यहाँ पे जब गिरावट होने लगी तो फंडामेंटल्स जब मैंने एनालाइज किया तो फंडामेंटल्स मुझे ठीक ठाक लगे, ऐसा नहीं दिख रहा था उसमें कि कोई झोल झाल है। फंडामेंटल्स ठीक ठाक लगने के साथ ही साथ दूसरा स्टेप मेरा होता है इन्वेस्टमेंट का, होता है ये है कि जब स्टॉक में गिरावट हो, जब गिरावट होती तो ऑब्वियसली प्राइस टू अर्निंग रेशियो वहाँ पे एक अंडर वैल्यूएशन दाम पे आ जाता है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट मैं शुरुआत कर देता हूँ, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत वहाँ पे कर देता हूँ। लेकिन ध्यान ये रखता हूँ कि जो मेरा पोर्टफोलियो है, मान लीजिए पोर्टफोलियो मेरा 100 रुपये का है, तो ऐसे स्टॉक्स में जिनमें कि गिरावट हो रही हो, ऐसा नहीं कि गिरावट हो रही है और मैं बाई करते जा रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो का 60% हो गया, 70% हो गया, यानी कि 100 रुपये में से मेरा 60-70 रुपये इसी कंपनी में चला गया। तो एक समय के बाद जब वो 6-7-8 रुपये चला जाता है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। और मेरा थॉट प्रोसेस सिंपल सा होता है कि अगर ये जीरो भी हो जाता है तो मेरी ओवरऑल लाइफस्टाइल पर एंड मेरी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए तो ये जो एवरेज बाइंग प्राइस निकल के आई है 298 रुपये के आसपास राइट, वो करीब 430-436 से बाइंग करनी शुरू की गई थी, और एवरेज बाइंग प्राइस जब 298 रुपये के आसपास आने लग गई तो वहाँ पे कुछ कमियां मुझे दिखने लग गई फंडामेंटल वाइज, और जिसकी वजह से मैंने एवरेज करना बंद कर दिया। उसके बाद भी प्राइसेस गिरे हैं। तो एज एन इन्वेस्टर हमें समझ में आना चाहिए कि हमारी बाउंड्रीज क्या है, लिमिटेशन क्या है और कहाँ पे हमें रुकना चाहिए। ठीक है, सो जब मैं एनालिसिस करता था 2022, 21-22 में, तो आप देखिए ये अपने आप को क्या बोलते हैं कि गोल्ड रिफाइनरी है इनके पास, ये सबसे बड़े गोल्ड रिफाइनर हैं पूरे दुनिया में, एंड साथ ही साथ यहाँ पे कई टन्स इनके एक्सपोर्ट्स होते हैं, होलसेल में एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ किसी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो क्या आपका मन नहीं करेगा इन्वेस्टमेंट करने का? ऑब्वियसली करेगा राइट। LIC ऐसे थोड़ी ना उन्होंने 10% का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ओवरऑल 10% किसी एक कंपनी में मायने रखता है किसी भी बड़े इन्वेस्टर के लिए, खासतौर पे LIC जैसी कंपनी के लिए। ठीक है, तो गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है और जिससे गलती नहीं होती, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलती को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना होता है और साथ ही साथ जो अपना रिस्क है राइट, रिस्क को कम से कम रखना होता है। यानी कि अगर कोई चीज़ चली भी गई अपनी जेब से तो फ़र्क ना पड़े, ऐसा वाला हमारा ओवरऑल हिसाब किताब होना चाहिए। ठीक है, तो इन लोगों ने कहा था कि भाई कंपनी ने कहा था कि ग्लोबल प्रेजेंस है, हर जगह इनके अवेलेबल है, और साथ ही साथ वेलकम रिफाइनरी है जहाँ पे ये गोल्ड बार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बैलारुना में जो कि स्विट्जरलैंड में है। टोटल कैपेसिटी 2400 टन्स की थी उस समय पर। तो ये सब चीज़ें अगर कोई भी देखेगा तो ऑब्वियसली उसको लगेगा कि फंडामेंटली कंपनी साउंड है, बिजनेस साउंड है। ऑब्वियसली बिजनेस तो साउंड है ही राइट, बिजनेस में ग्रोथ होती रही है, गोल्ड की क्वांटिटी लिमिटेड है और लिमिटेड क्वांटिटी वाली चीज़ हमेशा अप्रिशिएट करती है, हमने देखा है। अब यहाँ पे फंडामेंटल्स आप देखिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 1% से कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 3% है, डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, दो ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं बट डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे डेट टू इक्विटी मात्र 0.20 है, पेट्रोस्की स्कोर 6 का है, लेकिन सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में नेगेटिव रह रही है, 20% के आसपास नेगेटिव सेल्स ग्रोथ है, एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देखिए तो अभी भी 91 के आसपास है। तो फंडामेंटल्स फिलहाल के लिए यहाँ पे तो देखने में बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहे, लेकिन उस समय फंडामेंटल्स थोड़े बहुत अट्रैक्टिव लगते थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कब रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि चीज़ें कुछ आउट ऑफ लीक जा रही हैं या डीरेल हो रही हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर मैंने लगा रखा है ये है कंसोलिडेटेड सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड। तो यहाँ पे कंपनी क्या है, कंपनी का मान लीजिए बिजनेस C1 है, अब उस C1 बिजनेस में भी C12, C13, C14 3 तरह के बिजनेस हैं। तो 2 तरह की रिपोर्ट बनती है, एक तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट बनती है और एक C1 का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिपोर्ट बनती है। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड में देखिए सेल्स 50,000 करोड़ का था इनका 2015 में, एंड नेट प्रॉफिट करीब 655 करोड़ का था, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। 2018 आते आते ये 3 गुना हो गया, 1,87,000 करोड़ का हो गया,
एंड ये यहाँ पे देखिए तो 1266 करोड़ का ओवरऑल, ये भी 2 गुना बढ़ गया, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कंपनी का, सेल्स भी बढ़ रहा है। और हम अपने इन्वेस्टमेंट थ्योरी में क्या कहते हैं कि कंपनी का सेल्स अगर बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन होती है। अब बिजनेस भी अच्छा, सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, तो किसको नहीं लगेगा कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 2021 में 2,58,000 करोड़ का यहाँ पे ओवरऑल सेल्स हो गया था, हालांकि 845 करोड़ का ओवरऑल नेट प्रॉफिट हो गया था इसका। अब देखिए 2026 में आप देखिए तो 7,78,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे सेल्स है एंड मात्र 112 करोड़ रुपए के आसपास ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, इनका धीरे धीरे जो एक्सपेंसेस है रॉ मटेरियल के कॉस्ट टर्म में वो बढ़ता चला गया है। आप देखिए 7,78,000 करोड़ का यहाँ पे ओवरऑल सेल्स है 2026 में, लेकिन यहाँ पे इनके एक्सपेंसेस ही 7,78,000 करोड़ के दिख रहे हैं, यानी कि जितना इनका सेल्स है उतने के आसपास एक्सपेंसेस भी हैं। तो ऐसी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए केवल और केवल स्टैंड अलोन डाटा पर, तो देखिए 2015 से 2020 तक ठीक ठाक चल रहा था सब। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि हम मिस कर देते हैं। 37,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था 2015 में, 264 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। 2020 में 46,000 करोड़ का सेल्स, 403 करोड़ का नेट प्रॉफिट। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 2,000 करोड़ की सेल्स आ गई स्टैंड अलोन राजेश एक्सपोर्ट्स की। 2,000 करोड़ की सेल्स, 99 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट एंड यहाँ पे केवल 9,000 करोड़ का सेल्स है एंड केवल 32 करोड़ का स्टैंड अलोन प्रॉफिट देखने को मिला 2026 में, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम इस बात पे ध्यान दें तो इनका जो फ्री कैश फ्लो है राइट, वो आपको मोस्टली नेगेटिव देखने को मिल रहा है एंड नेट कैश फ्लो यहाँ पे देखें तो 2020 के बाद से ही नेगेटिव देखने को मिल रहा है। हालांकि 2024, 25, 26 में पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो हमें देखने को मिल रहा है। अब ये पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो कहाँ से आया है ये जानना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं अपनी वीडियोज़ में आपको क्या बताता हूँ कि FIIs भी होने चाहिए, DIs भी होने चाहिए एंड प्रोमोटर्स भी होने चाहिए। प्रोमोटर्स 40-50% से ज़्यादा होने चाहिए, शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए। सब कुछ तो दिख रहा है यहाँ। प्रमोटर्स 54% मार्च 2023 में थे, यहाँ पे 17% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 30% के आसपास FIIs एंड DIs थे। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस DII में LIC का स्टेक करीब करीब 11% के आसपास था। अब लेटेस्ट डाटा पर आते हैं तो यहाँ पे LIC का स्टेक अभी भी 10.80% के आसपास है। यहाँ पे आप देखिए तो करीब करीब 25% के आसपास अभी भी FIIs एंड DIs बचे हुए हैं, 55% के आसपास प्रमोटर्स हैं एंड पब्लिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करीब करीब 20% के आसपास हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग मैंने की थी तो सिंपल सी बात, सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, वैल्यूएशंस प्राइस की गिरावट की वजह से सस्ते लग रहे थे और मुझे एज एन इन्वेस्टर लगा कि मार्केट कहीं ना कहीं से कंपनी को अंडर वैल्यूड कर रहा है। यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट मेरी लर्निंग्स हैं इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से। चीप स्टॉक और गुड स्टॉक दोनों अलग चीज़ें होती हैं, यानी कि प्राइस में गिरावट हो रही है, फंडामेंटल्स ठीक ठाक दिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से आपको देखना होता है कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में। एंड इसके साथ ही साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से वो क्या उनके एक्सपेंसेस चल रहे हैं, ये सब चीज़ें देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड पोजिशनिंग साइज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोजिशनिंग साइज मैटर करती है। यानी कि ये किसी को नहीं पता होता है कि कौन सी कंपनी आगे चलकर मल्टीबैगर बनेगी या कौन सी कंपनी आगे चलकर फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड या सत्यम या एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जो कि कंपनियां बंद हो चुकी हैं वो बनेंगी। तो ऐसे केसेस में पोर्टफोलियो एलोकेशन, पोर्टफोलियो साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अल्टीमेटली हमें इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान देना होता है। कभी कभी हीरा हमें दिख रहा होता है बट हो सकता है कि उसके नज़दीक जाएंगे और डीप डाइव करेंगे तो वो अंदर कुछ और हो। तो इसलिए इन सब इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखते हुए हमें इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। क्या आपका इन्वेस्टमेंट है राजेश एक्सपोर्ट्स में? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या लॉस चल रहा है वो भी कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।